डियर स्टूडेंट, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। अपने चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12th में हैलोजन डेरिवेटिव्स, और हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर अपने लेके चल रहे हैं एल्किल हैलाइड्स टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनको। एल्किल हैलाइड में अपने जनरल जो उसका इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनों ने उसका क्लासिफिकेशन वो भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हमने किया उसका नोमेनक्लेचर, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्बन हैलोजन बॉन्ड नेचर, या जिसको अपने बोल देते हैं कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं किसका, एल्किल हैलाइड का या हेलो एल्केन का। तो हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नाम मेथिल क्लोराइड, सामान्य नाम लिख लिया मैंने। और अगर मैं इसका लिखती हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र जिसको अपने बोलते हैं तो वो होता है CH3Cl। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या जिसको अपने बोल देते हैं संरचना सूत्र, तो वो हमारे पास हो जाता है कार्बन। कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और चौथा जो है वो यहाँ पे है क्लोरीन एटम। ठीक है, यहाँ से एक बात और आपको बताऊंगी, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इस पे बेस्ड आपके जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जितने आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हो वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपके प्रैक्टिकल में भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये बताने का रीजन क्या है कि जितने वहाँ पे आप और क्रियात्मक समूह पढ़ोगे तो उन सब का वहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये हमने लिख दिया मेथिल क्लोराइड का अणुसूत्र, और नेक्स्ट हमने लिख दिया क्या, इसका संरचना सूत्र। बात चल रही है किसकी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड नेचर की। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए किसके बारे में, कार्बन और हैलोजन एटम के बारे में। तो अगर अपने देखें कि कार्बन और हैलोजन के रूप में हमारे पास हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं किससे, पी ब्लॉक से। दोनों के दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व हैं। अब देखो जो पी ब्लॉक है हमारे पास, जैसे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 4 प्रकार के ब्लॉक हैं, एस है, पी है, डी है, एफ है। उनमें से हमारे पास जो पी ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास 3 टाइप के हो जाते हैं, मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी है और मेटेलॉइड नेचर भी है। धातु, धातु जो है, तीनों का समावेश अपने को मिलता है किसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर। तो ज्यादा मैं डीपली नहीं जा रही, नॉर्मल सा देखो जो कार्बन और हैलोजन एटम है, यहाँ पे हमारा जो कार्बन है और दूसरा जो हैलोजन है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन मेटल, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, अधातु है। नॉन मेटल कह लिए या चाहे इसको अपने क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात आपको और बता रहे हैं। वो क्या है, देखो मेटल और जो मेटल है, धातु और धातु के बीच का जो बॉन्ड होता है उसकी नेचर होती है कैसी, मेटालिक, यानी कि वो बंध होता है धात्विक। धातु और धातु के बीच का जो बंध है वो होता है धात्विक बंध। अगर बनाते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड, अगर किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, धातु और अधातु के बीच में बंध बन रहा है, तो वो होता है आयनिक बंध। लेकिन नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है सहसंयोजक बंध। ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। मेटल और मेटल बॉन्ड हमेशा धात्विक बंध, मेटल और नॉन मेटल आयनिक बंध, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है सहसंयोजक बंध। तो मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन और जो हैलोजन एटम है ये दोनों के दोनों हमारे पास हैं नॉन मेटल। तो जब नॉन मेटली कार्बन और नॉन मेटली कौन है, हैलोजन एटम है, तो मतलब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसकी नेचर कैसी है, ये है हमारे पास सहसंयोजक बंध। लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं है। देखो क्या है, कार्बन के साथ में हमने यहाँ पे अटैच किया हैलोजन एटम को, जरूरी नहीं क्लोरीन है, अपने बता रहे हैं ना चारों में से कोई भी हैलोजन एटम यहाँ पे अपने जोड़ सकते हैं। लेकिन अपनों ने एग्जांपल जो लिया वो किसका लिया हुआ है, मेथिल क्लोराइड का। तो इसलिए अपनों ने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा, यानी कि जो प्रतीक लिखा, सिंबल लिखा, वो किसका लिख दिया, हमने क्लोरीन एटम का लिख दिया। अगर मान लो क्लोरीन एटम यहाँ पे ना होता, कोई और हैलोजन होता, ठीक है ना, तो जो मेन बात जो अपने यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कार्बन के कंपैरिजन में हैलोजन एटम कोई सा भी हो, चाहे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है,
कार्बन के कंपैरिजन में जो हैलोजन एटम है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, जो विद्युत ऋणता है, वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। कार्बन से हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जो विद्युत ऋणता है ये आप वैसे तो पढ़ चुके हो, लेकिन अगर मान लो फिर भी थोड़ा डाउट है दिमाग के अंदर तो अपने फंडा क्लियर कर देते हैं कि देखो, मान लो कि अपने पास कोई दो एटम है और इन दोनों के बीच में ये सहसंयोजक बंध बना हुआ है। दो एटम है हमारे पास कोई भी, ठीक है, एक यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे बी लिख दिया, कोई दो हमारे पास मेटल है, इनके सॉरी दो एटम है और इनके बीच में जो बंध बना हुआ है ये कैसा है, सहसंयोजक बंध है। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु जो है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, सहसंयोजक है। सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो कि बी जो हमारे पास एटम है, इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, यानी कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो क्या है, ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको जो बी एटम है वो क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब वो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां से जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उस एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में अंतर होने के कारण जो आपका बॉन्ड है उसमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवीयता आ जाती है। ठीक है, तो वैसे वही बात यहाँ अपने कर रहे हैं कि अपनों ने एग्जांपल लिया किसका, मेथिल क्लोराइड का, जिसमें कार्बन और हैलोजन एटम के रूप में हमने किसको लिया हुआ है, क्लोरीन एटम को लिया हुआ है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसमें क्या है, अंतर है, कार्बन से क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होंगे किसकी ओर, क्लोरीन एटम की ओर। तो क्लोरीन एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो सहसंयोजक बंध है वो प्योर सहसंयोजक ना होकर के क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी आ चुकी है। यहाँ एक तरीके से अपने पास दो पोल बन चुके हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा कौन सा, नेगेटिव पोल। ठीक है, तो इसलिए अपने यहाँ पे टर्म लिख देते हैं कि ये बंध जो है इसकी नेचर कैसी हो जाती है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो अगर बाय द वे एग्जाम के अंदर अपने से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड नेचर कैसी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पुट अप हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आप कोई भी एग्जांपल लेके उसको शो कर दीजिए, और शो करने के बाद आप लिख सकते हो कि नेचर कैसी है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो देखो, हमने 4 यहाँ पे हैलोजन एटम का जिक्र किया है, एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर अपने देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑर्डर, इनकी विद्युत ऋणता का अगर अपने क्रम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे कम किसकी, चारों में से आयोडीन की। और एक बात आपके क्लियर होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल के 118 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो किसकी होती है, फ्लोरीन एटम की होती है। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, एक तो होती है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी विद्युत ऋणता, वो तो होती है किसकी, फ्लोरीन की। लेकिन अगर अपने बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो वो सबसे ज्यादा होती है किसकी, क्लोरीन एटम की। तो उसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जो फर्क है या डिफरेंस है वो पड़ता है कहाँ पे, डायपोल मूवमेंट में या द्विध्रुव आघूर्ण में। ठीक है, उसको बाद में अपने डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का अगर ऑर्डर अपने जिक्र कर रहे हैं तो ये है हमारे पास, तो इसका फर्क कहाँ पड़ेगा। तो देखो जस्ट यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप हो सकता है वो ये पूछ लेता है कि कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवणता का क्रम दीजिए। कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी जो पोलैरिटी है उसका ऑर्डर हमने लिखना है। तो यहाँ कार्बन के साथ में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलैरिटी के या ध्रुवणता के। विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी पोलैरिटी बॉन्ड के अंदर उतनी ही क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, तो पोलैरिटी भी सबसे ज्यादा क्लोरीन की, तो उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, यानी कि ग्रेटर देन कार्बन फ्लोरीन। सबसे हाईएस्ट लेवल पे सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी है वो किस में देखने को मिलती है अपने को, वो देखने को मिलती है कार्बन और फ्लोरीन एटम के बीच में। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद में जो क्वेश्चन पुट अप हो सकता है वो ये है कि कार्बन हैलोजन
बंध लंबाई का क्रम दीजिए। कार्बन और जो हैलोजन एटम है, ठीक है, इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसका ऑर्डर हमने देना है। तो यहाँ एक बात और क्लियर कर लो कि जो विद्युत ऋणता है और जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई जिसको अपने बोल रहे हैं, विद्युत ऋणता और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होती है, बंध लंबाई उतनी ही क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को उतनी पावर से अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उतनी पावर से करेगा तो मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ अपने ऑर्डर लिखते हैं तो यहाँ हमने देखा कार्बन और फ्लोरीन एटम जो है इन दोनों में पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, ध्रुवणता सबसे ज्यादा है। या आपने ये माने फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे क्या है, सबसे ज्यादा है। तो आपने देखा विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब इसको इन्वर्स कर देंगे हम। कैसे? कार्बन और फ्लोरीन से ज्यादा है किसकी, कार्बन और क्लोरीन की। इससे ज्यादा है किसकी, कार्बन और ब्रोमीन की। सबसे ज्यादा अपने को जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है वो किस में मिलती है, कार्बन और आयोडीन एटम के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुट अप हो सकता है वो है कार्बन हैलोजन बंध वियोजन एंथैल्पी, या जिसको अपने बोल देते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। वियोजन या डिसोसिएशन यानी कि तोड़ने को अपने बोलते हैं। इसका अगर अपने से सीक्वेंस पूछ रहा है, कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ पे ज्यादा चाहिए। तो देखो बॉन्ड जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। बंध लंबाई जो है, जितना बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड जितना छोटा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ही क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट बॉन्ड है वो किसके बीच में है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में है। सबसे छोटा जो बॉन्ड है वो कार्बन और फ्लोरीन एटम के बीच का है। तो इसका मतलब बंध जितना छोटा, यानी कि जो बंध लंबाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, बंध वियोजन ऊर्जा के। एक रिलेशन यहां बन गया हमारे पास कि बंध लंबाई जितनी ज्यादा है वियोजन के लिए एनर्जी उतनी कम चाहिए। बंध लंबाई जितनी कम है वियोजन के लिए एनर्जी उतनी क्या चाहिए, अपने को ज्यादा चाहिए। एक और रिलेशन बना सकते हैं, चलो वो नेक्स्ट बना देते हैं अपने, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। बंध लंबाई और बंध वियोजन ऊर्जा दोनों एक दूसरे के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो सबसे छोटा जो बॉन्ड है वो कार्बन और फ्लोरीन एटम के बीच में है। बंध जितना छोटा है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें क्या चाहिए, उतनी ज्यादा चाहिए। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ अपने लिख रहे हैं कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी है, उसका डिसोसिएशन जो एनर्जी है उसका ऑर्डर लिखना, चाहे आपसे डिक्रीजिंग पूछ रहा है चाहे आपसे इंक्रीजिंग पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो सबसे छोटा जो बॉन्ड है वो किसके बीच में, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा कार्बन और फ्लोरीन के लिए चाहिए, उससे कम कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, और सबसे कम चाहिए किसके लिए, कार्बन और आयोडीन के लिए। ठीक है। जो नॉर्मली अपने से क्वेश्चन पुट अप होते हैं इस टॉपिक से वो अपने सारे यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अच्छा एक मैंने हाँ आपको बोला था द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, डायपोल मूवमेंट के बारे में। ठीक है। अगर डायपोल मूवमेंट के लिए ऑर्डर पूछता है अपने से कि जैसे कार्बन हैलोजन द्विध्रुव आघूर्ण, या जिसको अपने बोल देते हैं डायपोल मूवमेंट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, म्यू के द्वारा। इसका अगर अपने से क्रम पूछ रहा है तो उस कंडीशन में आपको मैंने बोला था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एक्टिव सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन एटम है। और अगर अपने बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो वो है सबसे ज्यादा किसकी, क्लोरीन एटम की। तो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे, डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा मिलता है कार्बन क्लोरीन, उससे कम कार्बन फ्लोरीन, बाकी सेम रहेगा कार्बन ब्रोमीन, और सबसे कम किसका, कार्बन आयोडीन। जो डायपोल मूवमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण है, अगर आपको याद हो ये इक्वल होता है Q इंटू डी के। Q यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आवेश को, और D यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्टेंस को, दूरी को। यानी कि जैसे आपने ये लिया कार्बन और हैलोजन एटम लिए थे ना, ठीक है। तो अब देखो दोनों जो एटम है अपने पास, इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का अंतर था। अंतर होने के कारण एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे के ऊपर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दोनों ध्रुवों में से जो दो ध्रुव यहाँ पे बन चुके हैं
दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश और दोनों के मध्य की जो दूरी है उसका अगर अपने मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को आपस में गुणनफल कर दें, तो वो बराबर हो जाता है किसके, डायपोलर मूवमेंट के या द्विध्रुव आघूर्ण के, और मात्रक होता है इसका डी, वो आपका फिजिक्स में चलता है ज्यादा मैटर। यहाँ अपने लिए इतना ही काफी है कि जो डायपोल मूवमेंट का अगर अपने ऑर्डर लिखते हैं तो वो सबसे ज्यादा हो जाता है किसके लिए, कार्बन क्लोरीन के लिए, उससे कम कार्बन फ्लोरीन के लिए। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। कोई कंपटीशन वगैरह के अंदर अगर अपने क्वेश्चन पुट अप होता है तो उस कंडीशन में अपने दिमाग के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चलती है ना, तो यहाँ थोड़ा सा ये सीक्वेंस है वो बाकी के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा अलग है, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर अपने फिट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी चैप्टर से जो अपने सिलेबस में है वो आ जाता है अपने पास एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का कक्षीय आरेख दीजिए। कई बार कक्षीय आरेख मिलता है और कई जगह दे देता है कक्षीय आरेख, या जिसको अपने बोल देते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, का एल्किल हैलाइड जो है उसका हमने क्या देना है, कक्षीय आरेख या ऑर्बिटल डायग्राम देना है। तो वापिस वही सिंपलेस्ट सा एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ मेथिल क्लोराइड का। कार्बन के साथ में अटैच हैं 3 हाइड्रोजन एटम, और यहां मान लो मैंने अटैच कर दिया किसको, क्लोरीन एटम को। ठीक है, एक बात शायद आपके क्लियर है अगर आपने लास्ट वाले जो वीडियोस हैं उनको देखा हो, यहाँ कार्बन एटम जो है, जो सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, ये बना रहा है यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण इसको संकरण के लिए, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ही क्या चाहिए, इसको कक्षक चाहिए, तो इसलिए अपने ले लेते हैं एक S और बाकी 3 क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। तो यहाँ जो सेंट्रल एटम कार्बन है ये sp3 संकरित अवस्था में है, और जब sp3 संकरण होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो अपने को ज्योमेट्री मिलती है, जो ज्यामिति मिलती है, वो मिलती है कैसी, चतुष्फलकीय। और जो बॉन्ड एंगल है यानी कि जो बंध कोण है वो हमें मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट। जो चतुष्फलकीय है ये यहाँ पे क्या है, इसकी ज्यामिति है। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल है दो बंधों के मध्य का कोण बंध कोण कहलाता है, वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, अब जो चतुष्फल क्या करती है, इसको अगर अपने शो करना चाहें तो इसके लिए जब अपने संकरण वाला टॉपिक करते हैं तो सबसे सिंपल सा अपने को एग्जांपल देता है वो मीथेन का। तो एक बार मैं आपको बना के बता देती हूँ। मीथेन, कार्बन, 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं इसके साथ, इस तरीके से इनको हम जोड़ देते हैं आपस में, तो ये जो शेप बन जाती है ये क्या बन जाती है, हमारे पास टेट्राहेड्रल बन जाती है। तो जो बॉन्ड है, कोई भी 2 निकटवर्ती बंध, उनके बीच का जो कोण है वो कितना हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कौन सी ज्यामिति के अंदर, चतुष्फलकीय के अंदर। सेम बात यहाँ पे रिपीट हो रही है, बस एक बात का जो अंतर है वो यहाँ पे ये आ रहा है कि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे अपने अटैच कर रखा है हमने किसको, क्लोरीन। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास किसका, एल्किल हैलाइड का क्या, ऑर्बिटल डायग्राम नहीं। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। ऑर्बिटल डायग्राम को अगर आपने शो करना है तो उस कंडीशन में आपने ये 4 जो कक्षक लिए हैं sp3, इन चारों को आपको शो करना पड़ता है। और वो कैसे, तो उसके लिए देखो इसी ज्यामिति को आपने ध्यान में रखना है। सेंट्रल एटम कार्बन है, हमने एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड हमने यहाँ बना रखा है, एक यहाँ बना रखा है, और एक हमने यहाँ बना रखा है। ये है कार्बन का sp3 संकरित कक्षक, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, इस कार्बन के कांटेक्ट में 3 तो हाइड्रोजन आ रहे हैं और एक कौन आ रहा है, क्लोरीन एटम आ रहा है। अब थोड़ा सा हाइड्रोजन को भी ओपन कर लें तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अगर इसका मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो होता है 1s1। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। और जब इसका लिखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो अपने पास हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 6 for 10, 10 to 12, 12 और 5 17। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अपने देख रहे हैं यहाँ पे 3p5, इसको ओपन करते हैं अपने 3px,
3py 3pz, ठीक है। p यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 5, अगर इनको बराबर बांटे तो 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे और pz के अंदर कितने बचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, और वो भी कैसा है अनपेयर्ड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का यहाँ पे कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, ये वाला pz कक्षक भाग ले रहा है, क्लोरीन का pz कक्षक भाग ले रहा है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वही 1s कक्षक भाग ले रहा है, क्योंकि बेचारे के पास है ही एक कक्षक, ठीक है। लेकिन क्लोरीन के पास तो बहुत सारे हैं, उनमें से हमने इसको चूज किया। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। और साझे के द्वारा बनने वाला बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी कि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी नेचर कैसी है, सहसंयोजक है, ठीक है। तो यहाँ देखो कार्बन के साथ में एक अटैच है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का s कक्षक है और s कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। ये है हाइड्रोजन का कौन सा 1s कक्षक, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन का भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रही है ओवरलैपिंग, जिसको अपने बोल देते हैं अतिव्यापन। कार्बन के sp3 संकृत कक्षक और हाइड्रोजन के 1s कक्षक के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, अतिव्यापन हो रहा है। चाहे तो इसको इस तरीके से शो कर दो और चाहे इसको इस तरीके से शेडेड करके शो कर दो, इस तरीके से शैडो सी बना दो, ठीक है, दोनों ही सही होते हैं। अब यहाँ कांटेक्ट में आया दूसरा हाइड्रोजन, उसका भी 1s कक्षक, और दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, यानी कि ओवरलैपिंग होगी दोनों के कक्षकों के बीच में। यहाँ भी हाइड्रोजन का 1s, और यहाँ आ रहा है कौन, क्लोरीन का pz कक्षक। और s कक्षक की आकृति जैसे गोलाकार है, तो p कक्षक की जो आकृति है वो कैसे होती है, डंबल शेप होती है, डंबलाकार होती है। px है, py है, pz है, तीनों की सिर्फ अपने एक्सिस का अंतर होता है, लेकिन तीनों की जो शेप है उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस अपने पास नहीं है, ठीक है ना। लगभग अपने क्या लेते हैं, तीनों को डंबलाकार लेते हैं। तो यहाँ अपने बना देते हैं इस तरीके से। तो ये है हमारे पास क्लोरीन का कौन सा कक्षक है, ये है pz कक्षक। तो यहाँ दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई, तो यहाँ एक और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया एल्किल हैलाइड का ऑर्बिटल डायग्राम। आज के लिए इतना ही, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में।